हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अलोन हॉरर स्टोरी में। मेरा नाम प्रशांत शर्मा है। मैं मुंबई का रहने वाला हूं और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बिल्कुल रियल पैरानॉर्मल घटना बताने जा रहा हूं। यह घटना मेरे साथ साल 1997 में हुई थी। जिस समय यह घटना हुई थी उस समय मेरे साथ मेरा चचेरा भाई भी वहां पर मौजूद था। तो बात यह है कि साल 1997 में एक बार मेरी फैमिली घूमने के लिए लोनावला हिल स्टेशन गई थी। लोनावला हिल स्टेशन बहुत ही सुंदर जगह है जो पहाड़ों और जंगलों से घिरी हुई है। मेरी फैमिली के साथ मेरे चाचा का बेटा भी हमारे साथ ही घूमने गया था। मेरा जो चचेरा भाई हमारे साथ लोनावला गया था उसका नाम मुकुल था और वह भी लगभग मेरी ही उम्र का था। मैं आपको बता दूं कि साल 1997 में मैं 10वीं क्लास में था और उस समय मैं सिर्फ 17 साल का था। तो साल 1997 में मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरा चचेरा भाई मुकुल, हम 4 लोग कुछ दिनों के लिए छुट्टी मनाने लोनावला गए थे। मेरे पापा ने लोनावला के एक होटल में हमारे रहने के लिए 2 कमरे बुक किए थे। एक कमरे में मैं और मुकुल रुके थे और दूसरे में मेरे मम्मी पापा लोनावला की। जिस होटल में हम लोग रुके थे वह पहाड़ों के पास में था और वहां से पहाड़ों का बहुत अच्छा नजारा भी देखने को मिलता था। लोनावला में हमें बहुत अच्छा लग रहा था और वहां रोजाना शाम को मैं और मुकुल पहाड़ियों पर घूमने भी जाते थे। तो इसी तरह एक बार शाम को मैं और मुकुल अपने होटल के पास वाली एक पहाड़ी पर टहलने गए थे। फिर शाम को जब अंधेरा होने लगा तब हम दोनों वापस अपने होटल की तरफ जाने लगे। पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहां पर शाम को बहुत जल्दी अंधेरा होने लगता था। इसीलिए अंधेरा होने से पहले ही हम लोग अपने होटल की तरफ वापस जाने लगे थे। हम लोग वापस जा ही रहे थे कि तभी होटल से लगभग 1 किलोमीटर पहले हमें रास्ते में एक आदमी दिखाई दिया। वह आदमी सामने की तरफ से चलता हुआ सीधा हमारी ओर आ रहा था। दूर से देखने में वह आदमी बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब वह आदमी चलता हुआ हमारे थोड़ा नजदीक आया तब हमने देखा कि उस आदमी का कोई चेहरा ही नहीं है। उस आदमी के चेहरे पर बस खाल छड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर आंख, नाक, मुंह वगैरह कुछ भी नहीं था। और सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि उस आदमी की आंखें न होने के बावजूद भी ऐसा लग रहा था कि जैसे वह सीधा हमें ही देख रहा हो। वह आदमी चलते हुए अपना चेहरा हमारी तरफ किए हुए था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह हमें देख रहा है। यह सब देखकर मैं और मुकुल, हम दोनों बहुत डर गए थे। फिर डर के मारे हम दोनों ने वहां से भागना शुरू कर दिया। हम दोनों भागते हुए अपने होटल की तरफ जाने लगे थे। फिर जब भागते हुए मैंने पलटकर पीछे उस आदमी की तरफ देखा तो पाया कि अब वह आदमी वहां से गायब हो चुका है। खैर, फिर मैं और मुकुल भागते हुए होटल के अपने कमरे में आ गए। इस घटना से हम दोनों बहुत ही डरे हुए थे, लेकिन हमने इसके बारे में मम्मी पापा को नहीं बताया। इस घटना के बाद भी कई दिनों तक मुझे और मुकुल को उस बिना चेहरे वाले आदमी के सपने आते रहे थे। लेकिन जब हम लोग लोनावला से मुंबई वापस आ गए तब हमें उस आदमी के सपने आना भी बंद हो गए। यह घटना मेरे साथ हुई आज तक की सबसे डरावनी घटना है दोस्तों। यह थी पहली हॉरर स्टोरी और अब मैं आपको सुनाता हूं एक और बिल्कुल रियल हॉरर स्टोरी। अब जो हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वह आनंद शर्मा जी ने शेयर की है। तो आगे मैं आपको उन्हीं के नजरिए से यह पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम आनंद शर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और आज मैं आपको मेरे दादाजी के साथ हुई एक बहुत ही भयानक पैरानॉर्मल घटना बताने जा रहा हूं। यह घटना मेरे दादाजी के साथ साल 1985 में हुई थी और खुद मेरे दादाजी ने ही मुझे इस घटना के बारे में बताया भी था। दरअसल मेरे दादाजी उत्तर प्रदेश राज्य के सुल्तानपुर जिले के एक छोटे से गांव में रहते थे और वह खेती किसानी करके अपना घर चलाते थे। तो यह बात साल 1985 की है। तब मेरे दादाजी काफी जवान थे। तो उसी समय की बात है। तब एक बार मेरे दादाजी को पड़ोस के एक गांव की शादी में जाना था। वह शादी दादाजी के किसी खास रिश्तेदार की थी, इसलिए उनका वहां जाना बहुत जरूरी था। तो शादी वाले दिन दादाजी दोपहर को 3 बजे ही पड़ोस के गांव की तरफ निकल गए थे।
जिस गांव में शादी थी वह गांव दादाजी के घर से सिर्फ 8 किलोमीटर की दूरी पर था। इसीलिए दादाजी उस गांव तक पैदल ही चले गए थे। वैसे भी पुराने समय में लोग ज्यादातर पैदल ही सफर किया करते थे। तो दादाजी शाम होने से पहले ही शादी में पहुंच गए और फिर शादी समारोह में भाग लेकर दादाजी रात को ही वापस घर आने लगे। हालांकि शादी वाली जगह पर रात में भी लोगों के रुकने की पूरी व्यवस्था थी, लेकिन तब भी दादाजी रात में ही घर की तरफ जाने लगे, क्योंकि उनको अगले दिन सुबह खेतों में पानी लगाना था। इसलिए वह रात भर के लिए शादी वाली जगह पर नहीं रुक सकते थे। तो दादाजी रात को अकेले ही सुनसान रास्तों से होते हुए घर की तरफ बढ़े जा रहे थे। पुराने समय में गांव देहात में लाइट बिल्कुल भी नहीं आती थी, इसलिए रात होते ही गांवों में बिल्कुल अंधेरा और सन्नाटा फैल जाता था। हालांकि उस रात चांद निकला हुआ था, जिस वजह से दादाजी को देखने में ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। अंधेरे सुनसान रास्ते पर अकेले चलते हुए भी दादाजी को डर नहीं लग रहा था, क्योंकि वह पहले भी रात भर खेतों और बागों की रखवाली कर चुके थे। इसलिए रात को उन्हें बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। तो दादाजी आराम से अपने घर की तरफ बढ़े जा रहे थे कि तभी वह एक ऐसे रास्ते पर आ गए जिसके दोनों तरफ आम के बाग थे। वह रास्ता दिन के समय बिल्कुल भी डरावना नहीं लगता था, लेकिन रात में वह बहुत ही भयानक लग रहा था। और न जाने क्यों मेरे दादाजी को भी उस रास्ते पर एक अजीब सा डर लगने लगा था। दादाजी को अपने मन में डर महसूस तो हो रहा था, लेकिन उन्होंने अपने डर पर ध्यान नहीं दिया और वह बस अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। फिर उस रास्ते पर कुछ दूर आगे बढ़ते ही दादाजी को ऐसी आवाज आने लगी कि जैसे कोई उनके साथ साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा हो चलने की। वह आवाज आम के बाग से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई शख्स आम के बाग के अंदर से ही दादाजी के साथ कदम मिलाकर चल रहा हो। चलने की उस आवाज को सुनकर दादाजी थोड़ा घबरा गए थे। वह सोचने लगे कि आखिर इतनी रात को यहाँ कौन भटक रहा है। दादाजी को घबराहट इस बात की नहीं हो रही थी कि वहां पर कोई भूत प्रेत है, बल्कि वह इस बात को लेकर घबरा रहे थे कि कहीं वहां पर कोई लुटेरा या डाकू ना हो, क्योंकि उस दौरान आसपास के कुछ गांव में लुटेरों ने लूट की घटनाएं भी की थीं। इसी वजह से दादाजी चलने की उस आवाज को सुनकर घबरा गए थे। खैर, इसके बाद दादाजी ने आम के बाग की तरफ जोर से आवाज लगाते हुए कहा कि कौन है वहां पर, सामने आओ। दादाजी के इतना बोलते ही एक आदमी आम के बाग से निकलकर बाहर सड़क पर आ गया। उस आदमी को देखते ही दादाजी ने उससे कहा कि तुम कौन हो और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। दादाजी ने बहुत ही गुस्से से यह बात उस आदमी से कही थी, लेकिन हैरानी की बात थी कि उस आदमी ने दादाजी की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। वह आदमी बस अपनी जगह पर चुपचाप किसी पुतले की तरह खड़ा रहा। वह आदमी दादाजी को बहुत ही अजीब लग रहा था और ना जाने क्यों उस आदमी को देखकर दादाजी को एक अजीब सा डर भी महसूस हो रहा था। फिर कुछ देर तक वहां पर बिल्कुल सन्नाटा फैल गया और उसके बाद अचानक ही वह अजीब आदमी धीरे धीरे चलते हुए दादाजी की तरफ बढ़ने लगा। उस आदमी को अपनी तरफ आता देख दादाजी घबराकर पीछे हटने लगे। फिर जब वह आदमी चलते दादाजी के थोड़ा नजदीक आया, तब चांद की रोशनी में दादाजी ने उस आदमी को सही से देखा और जैसे ही दादाजी ने उस आदमी को पूरी तरह से देखा, वैसे ही वह डर से कांप उठे। दरअसल जब वह आदमी दादाजी के थोड़ा नजदीक आया, तब उन्होंने देखा कि वह आदमी बहुत ही ज्यादा अजीब और भयानक है। उस आदमी के हाथों की जगह पर पैर और पैरों की जगह पर हाथ निकले हुए थे। उस आदमी का चेहरा भी बिल्कुल बिगड़ा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उस आदमी के चेहरे को पत्थर से कुचल दिया गया हो। उस आदमी की आंखें भी बिल्कुल सफेद थीं और उसका पूरा शरीर भी खून से भीगा हुआ था। उस आदमी का ऐसा भयानक रूप देखकर मेरे दादाजी डर से कांपने लगे थे। उस भयानक आदमी को देखकर दादाजी समझ गए कि वह आदमी कोई जिंदा इंसान नहीं, बल्कि कोई प्रेत या छलावा है। ये बात समझ में आते ही दादाजी भगवान का नाम लेते हुए वहां से भागने लगे। दादाजी अपनी पूरी ताकत लगाकर उस शैतान से दूर भाग रहे थे, लेकिन वह शैतान भी दादाजी के पीछे पीछे ही भाग रहा था। फिर कुछ दूर भागने के बाद मेरे दादाजी सड़क पर ही बेहोश होकर गिर पड़े। इसके बाद अगले दिन कुछ लोगों को दादाजी सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़े मिले। तब उन लोगों ने दादाजी को होश में लाकर
उन्हें घर तक पहुंचा दिया। फिर इस घटना के कई दिनों बाद तक दादाजी को बहुत तेज बुखार आया, लेकिन कुछ दिनों बाद दादाजी बिल्कुल ठीक हो गए। दादाजी ने अपने साथ यह घटना अपने घर वालों को नहीं बताई थी, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनके परिवार वाले इस घटना के बारे में जानकर डर जाएं। हाँ, लेकिन ठीक होने के बाद दादाजी ने यह पूरी घटना एक पंडित जी को जरूर बताई थी। दरअसल दादाजी जानना चाहते थे कि आखिर उस रात उनका सामना किस शैतान से हुआ था और वह कैसे उस शैतान से जिंदा बच गए थे। खैर, जब दादाजी ने पंडित जी को इस घटना के बारे में बताया, तब पंडित जी ने उनसे कहा कि उस रात जिस शैतान को तुमने देखा था वह कोई साधारण भूत प्रेत नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली छलावा था। वह छलावा तुमको उसी रात मार डालता, लेकिन तुम्हारे गले में पड़े तावीज ने तुम्हें उस छल्ला से बचा लिया। पंडित जी की यह बात सुनकर दादाजी को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि उन्होंने अपने गले में पड़े ताबीज पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। दरअसल दादाजी की मां ने काफी समय पहले दादाजी को एक ताबीज पहनाया था। वह ताबीज एक सिद्ध संत ने दादाजी की मां को दिया था और उन्होंने वह ताबीज दादाजी को पहना दिया था। उस ताबीज की वजह से दादाजी उस छला से बच पाए थे, वरना वह छलावा उस रात दादाजी की जान ले लेता। दोस्तों, यह थी दूसरी रियल हॉरर स्टोरी, और अब मैं आपको सुनाता हूं एक और बिल्कुल रियल इंडियन हॉरर स्टोरी। अब जो हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाऊंगा वह दिग्विजय जी ने शेयर की है, तो आगे मैं आपको उन्हीं के नजरिए से यह पूरी घटना बताऊंगा। मेरा नाम दिग्विजय सिंह है, मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं, और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही अजीब और डरावनी घटना बताने जा रहा हूं। यह घटना मेरे साथ साल 2019 में हुई थी। तो बात यह है कि साल 2019 के मार्च महीने में मेरे एक दोस्त ने सुसाइड कर लिया था। मैं अपने दोस्त का नाम आपको नहीं बता सकता, क्योंकि यह सही नहीं होगा। खैर, तो बात यह है कि मेरे उस दोस्त की एक गर्लफ्रेंड थी, जिसके साथ वह कई सालों से रिलेशनशिप में था, लेकिन कई साल पुराना रिलेशनशिप होने के बाद भी उसकी गर्लफ्रेंड ने एक दूसरे लड़के के लिए मेरे दोस्त से ब्रेकअप कर लिया था। ब्रेकअप से मेरा दोस्त बहुत ही ज्यादा दुखी और परेशान हो गया था। फिर ब्रेकअप के स्ट्रेस की वजह से एक दिन मेरे दोस्त ने अपने घर में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। मैंने अपने दोस्त को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह मेरी बात नहीं समझा और ब्रेकअप की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। अपने दोस्त की मौत से मैं बहुत दुखी हो गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अभी मेरे लिए परेशानी और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। दरअसल मेरे दोस्त के सुसाइड करने के 1 महीने बाद ही एक रात को जब मैं सो रहा था, तब मुझे सपने में मेरा वही दोस्त दिखाई दिया। दरअसल मैंने सपने में देखा कि मेरा वह मरा हुआ दोस्त चलते हुए सीधा मेरे घर की तरफ आ रहा है और मैं उसे अपने घर के अंदर से अपनी तरफ आते हुए देख रहा हूं। फिर जैसे ही मेरा वह दोस्त मेरे घर के मेन गेट के पास आता है, वैसे ही मैं गुस्से में चिल्लाते हुए उससे कहता हूं कि तुम यहां नहीं आ सकते, चले जाओ यहां से। फिर जैसे ही मैंने यह बात अपने दोस्त से कही, वैसे ही मेरा दोस्त मेरे घर के पड़ोस वाले घर में चला गया। फिर यह सपना देखने के कुछ देर बाद ही मेरे पड़ोस वाले घर से लोगों के रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। पड़ोस में लोगों के रोने चिल्लाने की आवाजें सुनकर मेरी नींद खुल गई। फिर नींद से जागने पर मुझे पता चला कि उसी समय मेरे पड़ोस वाले घर में एक जवान लड़के की अचानक मौत हो गई है। सबसे अजीब बात तो यह थी कि जिस घर में लड़के की मौत हुई थी वह वही घर था जिसमें मैंने अपने दोस्त को सपने में जाते हुए देखा था। मेरे पड़ोस में जिस लड़के की मौत हुई थी, उसके माँ बाप ने बताया था कि उनका बेटा बिल्कुल ठीक था, उसे कोई बीमारी नहीं थी, लेकिन तब भी न जाने क्यों अचानक ही उसे रात में सांस लेने में तकलीफ होने लगी और फिर कुछ मिनट में ही उसकी मौत हो गई। यह घटना अपने आप में बहुत ही ज्यादा अजीब और डरावनी थी और इस घटना से मैं बहुत ज्यादा डर भी गया था। लेकिन यह घटना यहीं पर नहीं रुकी, बल्कि उस लड़के की मौत के बाद भी हमारे मोहल्ले में कई और जवान लड़कों की अचानक बिना किसी वजह के मौत हो गई। इसके अलावा मेरे मोहल्ले के कई लोगों ने मेरे दोस्त की आत्मा को देखने की बात भी बताई थी। हालांकि मुझे कभी अपने दोस्त की आत्मा नहीं दिखी,
लेकिन मेरे आसपास के कई लोगों ने उसे देखने का दावा किया था। इन सभी बातों से यह साफ हो गया था कि मेरे दोस्त की आत्मा मेरे घर के आसपास ही भटक रही है और वह अपनी मौत का बदला दूसरे बेकसूर लोगों से ले रही है। इसके बाद हमारे मोहल्ले के कई लोगों ने अपने घरों में पूजा पाठ और हवन वगैरह करवाया। यहाँ तक कि खुद मेरे घर में भी एक बड़ा हवन करवाया गया और तब कहीं जाकर हमारे एरिया में जवान लड़कों के मरने का सिलसिला रुका था। इस घटना के कुछ सालों बाद मेरे पापा ने वहां से घर बेचकर एक दूसरी जगह पर नया घर ले लिया था। पापा ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि हमारे पुराने घर के पास लोगों को मेरे दोस्त की आत्मा अभी भी कभी कभी दिखाई देती थी। हालांकि वह आत्मा लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा पाती थी, लेकिन तब भी मेरे पापा ने खतरे को देखते हुए उस जगह से हट जाना ही सही समझा। उस जगह से हटने के बाद वहां पर क्या हुआ, इस बात की मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं आपको बता देना चाहूंगा कि यह एक बिल्कुल सच्ची घटना है जो कि मेरी आंखों के सामने हुई थी। दोस्तों, यह थी तीसरी हॉरर स्टोरी और अब मैं आपको एक और हॉरर स्टोरी सुनाता हूं। यह स्टोरी मुझे देहरादून से मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी, तो आगे मैं आपको उन्हीं के नजरिए से यह पूरी घटना बताऊंगा। तो दोस्तों, ये थी तीसरी रियल हॉरर स्टोरी और अब मैं आपको सुनाता हूं एक और बिल्कुल रियल इंडियन हॉरर स्टोरी। तो अब जो हॉरर स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूं वह मुझे देहरादून से मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने भेजी है। तो आगे मैं आपको यह घटना उन्हीं नजरिए से बताऊंगा। मेरा नाम शिवम चौहान है, मैं देहरादून का रहने वाला हूं और आज मैं आपको मेरे साथ हुई एक बहुत ही डरावनी और बिल्कुल सच्ची घटना बताने जा रहा हूं। यह घटना मेरे साथ आज से लगभग 10 साल पहले हुई थी और जब यह घटना हुई थी तब मैं सिर्फ 14 साल का था। तो बात यह है कि आज से 10 साल पहले मेरी दादी की डेथ हो गई थी और दादी की डेथ से मेरे दादाजी बहुत दुखी हो गए थे। दादी की मौत के बाद दादाजी बहुत उदास रहने लगे थे और वह अक्सर अकेले बैठकर दादी को याद करके रोया करते थे। मेरे दादाजी अपने कमरे में अकेले सोते थे, इसीलिए मेरे मम्मी पापा ने मुझे उनके साथ सोने के लिए कह दिया था ताकि दादाजी को अकेलापन न महसूस हो। तो मम्मी पापा के कहने पर मैं अपने दादाजी के साथ सोने लगा था। उस समय सर्दियों का मौसम चल रहा था, इसलिए मैं रात को रजाई ओढ़कर सोता था। दादाजी के कमरे का दरवाजा रात को भी खुला रहता था और अक्सर देर रात को मेरी मम्मी मुझे और दादाजी को देखने आती थी कि हम लोग ठीक से सोए हैं या नहीं। तो इसी तरह एक बार मैं रात को दादाजी के साथ सो रहा था। फिर सोते सोते अचानक रात को 2 बजे मेरी नींद खुल गई। नींद खुलते ही मुझे बहुत तेज प्यास लगने लगी। प्यास लगने पर मैं किचन तक गया और किचन से पानी पीकर वापस बेड पर दादाजी के पास आकर लेट गया। इसके बाद जैसे ही मैं दादाजी के पास आकर लेटा, वैसे ही मुझे कमरे के दरवाजे के पास एक औरत खड़ी दिखाई दी। पहले मुझे लगा कि शायद वह मेरी मम्मी है जो मुझे देखने आई हैं, लेकिन जब मैंने थोड़ा ध्यान से देखा तब मुझे पता चला कि वह मेरी मम्मी नहीं बल्कि मेरी मरी हुई दादी हैं। यह नजारा देखकर मैं बहुत ज्यादा हैरान रह गया था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आखिर मैं यह क्या देख रहा हूं। पर तभी मेरे देखते ही देखते मेरी दादी हाथ से इशारा करते मुझे अपने पास बुलाने लगी। यह देखकर मैं डर से कांप उठा था। फिर मैंने तुरंत ही अपना मुंह रजाई के अंदर कर लिया। इसके बाद कब मैं सो गया मुझे पता ही नहीं चला। फिर जब अगले दिन मैंने यह घटना अपनी मम्मी से बताई तो उन्होंने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। मेरी मम्मी को लग रहा था कि मुझे कोई वहम हुआ होगा, इसीलिए उन्होंने मेरी बात को सीरियसली नहीं लिया। खैर, इस घटना के बाद मेरी दादी मुझे दोबारा कभी नहीं दिखी। यह कोई बहुत डरावनी घटना नहीं है, लेकिन मेरे साथ हुई एक बिल्कुल सच्ची घटना है। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो की चारों हॉरर स्टोरीज आपको जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद आई है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ ही दोस्तों, मैं किस तरह की स्टोरीज आपके लिए लेकर आया हूं आप कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।